चलिए ठीक है। देखिए आज हम जो है हिंदी का वर्णमाला पहली बात तो समाप्त हो गया है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉपिक शब्द को। ठीक है, किसको हम पढ़ेंगे? शब्द। आज हमारा टॉपिक क्या है जी? शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान के चलिए शब्द को अगर आप जान गए तो लगभग 80% हिंदी जान गए। शब्द को अगर आप जान गए तो 80% हिंदी आपकी तैयार है। एक पॉइंट शब्द सोचो, जिसमें से 10% वर्ण होता है, 10% वाक्य पढ़ना होता है, बाकी 80% हमको शब्द ही पढ़ना होता है। क्लियर है? क्या पढ़ना होता है? शब्द पढ़ना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मतलब टॉपिक देखोगे तो शब्द से संबंधित ही होगा। वर्ण से संबंधित जो टॉपिक था वो वर्णमाला था, जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि शब्द क्या होता है तो आप कहोगे सार्थक ध्वनि या वर्ण। सार्थक ध्वनि या वर्ण समूहों से शब्द का निर्माण होता है। सार्थक ध्वनि या वर्ण समूहों से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा? सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं आ, तो ये तो वर्ण है ना, ये क्या है? वर्ण है ना, लेकिन ये शब्द भी है, ये वर्ण भी है और ये शब्द भी है। ठीक है, ध्वनि है, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, है कि नहीं? ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि अकेला एक ध्वनि अगर शब्द की भांति प्रयोग हो तो वो शब्द है। अब ये शब्द की भांति प्रयोग होता है कि नहीं? मैं किसी को बुलाता हूं, ए भैया आ, तो वो यह तो नहीं कहता ना, ए भैया बड़ा आ, ऐसे तो नहीं कहा जाता ना। ये कहा जाता है? नहीं कहा जाता ना। हम लिख दें अनार, अनार, तो भाई इसको अगर हम देखें तो ये वर्णों से मिलकर बना है कि नहीं मिला है? वर्णों से मिलकर बना है, तो अनार क्या है? एक शब्द है। अनार क्या है? एक शब्द है। यानी शब्द वे सभी हो सकते हैं, चाहे एक वर्ण के हों, चाहे कई वर्ण मिलकर बने हों। उन सबको हम शब्द कहेंगे जिनका कुछ अर्थ निकले। जिनका कुछ अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम शब्द को देखें तो इन्हें हम पहले तो दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों को हम कितने भागों में व्यक्त कर सकते हैं? दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला भाग हमारा होगा, अगर हम शब्द को देखें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। शब्द को हम कितने भागों में व्यक्त कर सकते हैं? दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला भाग हमारा है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और जो दूसरा भाग है वो है निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को हम कहेंगे कि वे शब्द जिनका अर्थ सार्थक हो। वैसे बात एक ही है, जिनका अर्थ सार्थक हो, यानी एक सुनियोजित अर्थ हो, जिन, या हम कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं, वे शब्द जिनका सुनियोजित अर्थ हो, सुनियोजित अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। अभी हमने लिखा अनार, अनार, ठीक है, हमने क्या लिखा? अनार। अनार शब्द बोलने से आपको इसका एक अर्थ महसूस होता है, तुरंत आपके दिमाग में जाता है कि एक फल होता है, उसी को हम अनार कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अनार कहते हैं। मैं लिख दूं आम। आम, आम कहने से तुरंत आपके दिमाग में एक अर्थ जाता है कि नहीं? एक अर्थ जाता है कि नहीं? आम, आम एक फल होता है, दिमाग में पहुंचता है। मैं कह दूं कुर्सी, कुर्सी, तो आपके दिमाग में तुरंत वो बात पहुंचती है कुर्सी। कुर्सी एक बैठने वाला वस्तु है कि नहीं? कुर्सी एक क्या है? बैठने वाला वस्तु है। तो इनका आप एक सुनियोजित, जो पहले से ही नियत थी, वही अर्थ तो समझ पाए ना, जो पहले से ही नियत थी उस अर्थ को आप समझ पाए, तो आप इनको सार्थक शब्द कहें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही इस तरह कह दूं रा, ना, आ, ये भी हमने वर्णों से मिलकर तो बनाया, वर्णों से मिलकर बनाया कि नहीं? लेकिन आपके दिमाग में इसका कोई भी मतलब पहुंचा? कोई भी सुनियोजित अर्थ निकला? निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला। और जब इसका कोई भी सुनियोजित अर्थ नहीं निकला तो इनको आप सार्थक शब्द नहीं कहोगे, इनको आप सार्थक शब्द नहीं कहोगे। यानी आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जिस भी शब्द को देखकर हम कोई सुनियोजित अर्थ निकाल सकें उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे, और जिसका कोई सुनियोजित अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। उन्हें हम कौन सा शब्द कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसके बारे में समझते हैं। बात समझ में आई गई होगी कि वे शब्द जिनका सुनियोजित अर्थ ना निकले, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं जी? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में बातें समझ में आई कि निरर्थक शब्द क्या होता है, सार्थक शब्द क्या होता है कि नहीं? अब निरर्थक शब्द के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है निरर्थक शब्द के? देखिए मैंने पहले ही कहा जिसका कोई अर्थ हो, है कि नहीं, जिसको आप समझ सको वो आपको सार्थक लगेंगे, वो सार्थक शब्द होंगे, और जिसको आप ना समझ सको वो निरर्थक होंगे। अब बताओ पड़वा चिल्ला था वाह, उसका कौन सा अर्थ आप समझते हो? कुछ लोग समझेंगे वाह देखो पड़ुआ गाना गा रहा है कि नहीं? समझेंगे कि नहीं? क्यों कही पड़ुआ लागत अपने अम्मी बुलावत है? क्यों समझी कि पड़ुआ लागत बुखान है? क्यों समझी लागत पड़ुआ जो उन्हें चरता इंडसियान है? भाई वो एक बात तो कही, ओकरे अलावा उसे और कौनो चीज निकलत नहीं। तो ऐसा शब्द का है निरर्थक है। यानी आप कह सकते हो पशु पक्षियों की आवाज
निरर्थक होती है। अब वहां अपवाद स्वरूप कौआ कह रहे, तोता, बानर, बानरों तो लगभग कुछ बोल रही जाते ना बोल पाते, तोता बोल पावत है, ठीक है। अब तोतक ना वहां लेके आओगे, नहीं सर जी तोता बोला था तुम तो समझ ले थे, तो ये बात गलत है। अरे वो रटाए उठा बाटे वो समझ लिए थे, तो हम लोगों की तरह बोलता है तो समझ लेते हैं। बाकी लगभग जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी आवाज निरर्थक ही होती है, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हो पशु पक्षी की आवाज, पक्षी की आवाज कभी भी अगर आ जाए तो ऐसे आवाज क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, पशु पक्षी की आवाज हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं या धातुएं हैं कुछ भी हो, है कि नहीं, यानी जो वस्तु है यानी जो पदार्थ है, पदार्थों के गिरने से या फूटने से या टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी क्या होती है, निरर्थक होती है। यानी वस्तु के गिरने, टूटने, फूटने आदि पर उत्पन्न आवाज, आदि पर उत्पन्न आवाज है कि नहीं, आदि पर उत्पन्न आवाज क्या होती है, निरर्थक होती है। अभी कोई चीज रखा गया हो, गिर पड़े, झनमन झनमन टन 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 फन 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 करता है कि नहीं, तो उसका कोई अर्थ होता है, नहीं होता है कि नहीं। कोई मशीन हो, वस्तु मतलब मशीन भी होती है। अभी हम एकदम सिंपल उदाहरण बताएं, बचपन में आयशर ट्रैक्टर सब लोग देखे होंगे, है कि नहीं। अभी आयशर ट्रैक्टर किसी बच्चे से कह दो कि कैसे बोला था, तो कोनो लड़का कहीं फट 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 फट, कोनो लड़का कहीं ठक 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 ठक, है कि नहीं। मतलब आवाज तो वही है लेकिन बोलने का तरीका सबका अलग अलग है, क्योंकि उसका कोई अर्थ है नहीं है। अगर अर्थ होता तो हम समझते, है कि नहीं। यानी इस सब से उत्पन्न आवाज सब क्या होंगे, निरर्थक होंगे। अब मान लो घंटी कभी कभी बजती है, टन टन टन, है कि नहीं, टन टन टन, हाँ ये निरर्थक है। छुक छुक, छुक छुक, ये भी क्या है, निरर्थक है। तो बात आपको समझ में आ गई कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, पहली चीज निरर्थक शब्द के बारे में आप एक जान चुके हो कि निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, है कि नहीं। पशु पक्षियों से उत्पन्न आवाज, किसी वस्तु के गिरने फूटने टूटने से उत्पन्न आवाज, कोई वस्तु के बजाने से उत्पन्न आवाज, है कि नहीं, ये सब क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन अगर हम निरर्थक शब्दों के बारे में बात करें तो एक बात कहेंगे कि कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम सार्थक वाक्य में पिरोकर सार्थक बना सकते हैं, ठीक है। जिनको हम वाक्य में पिरोकर क्या बना देते हैं, सार्थक बना देते हैं। यानी हम कहेंगे निरर्थक शब्दों को, निरर्थक शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर, वाक्य में प्रयोग कर के सार्थक बना दिया जाता है, सार्थक बना दिया जाता है। क्या किया जाता है जी, सार्थक बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैं कहूं कि टन, टन का कोई अर्थ नहीं है, टन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही चीज मैं अगर कह दूं कि घंटी बजी टन से, घंटी बजी टन से, ठीक है, तो आप इसको जो है वाक्य में बना लिए तो इसका अर्थ निकला, है कि नहीं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी
छुक छुक, छुक छुक, करती जा रही है, करती जा रही है। ठीक है, घरे के रिश्तेदार आ गए, कहा थे अरे भैया आवा पानी ओनी पी लिया, तो पानी तो अर्थ है, ओनी का अर्थ है, ओनी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे पानी वानी, ठीक है, ठीक है, रोटी ओटी, रोटी ओटी। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझो, अगर केवल कहा जाए वानी, भैया आओ वानी, तो कोई नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कह दोगे पानी वानी पीना है, तो समझ जाएगा कि भैया पानी तो देवे करिए, वानी माने मिठाई उठाई चावल वाल जोन भी बढ़िया बना हुई चीज देवे करिए, है कि नहीं। तो वानी का अर्थ यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज कुछ है। रोटी वोटी है कि नहीं, रोटी वोटी हो गया। हम कोई भी चीज अक्सर करके पुकारते हैं तो ऐसे बोल देते हैं ना, तो इनका भी एक तात्पर्य होता है, लेकिन कब, जब वो किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग हुए हों तब उनको हम सार्थक बना लेते हैं, है कि नहीं। तब उनको हम क्या बना लेते हैं, सार्थक बना लेते हैं। सार्थक शब्द को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आया। अब चलिए हम समझते हैं सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्लियर हो गया, अब हम सार्थक शब्द समझते हैं। सार्थक शब्द, ठीक है जी, कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्दों को जानने के लिए हमें इसे कई भागों में बांटना पड़ेगा। सार्थक शब्दों को हम जाने अगर, तो इसको हम कई भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम कई आधार पर जानते हैं, केवल एक ही आधार पर नहीं जानते, कई आधार पर जानते हैं। तो एक एक आधार मैं लिख रहा हूं। देखिए सार्थक शब्दों को हम अर्थ के आधार पर जान सकते हैं, अर्थ के आधार पर जान सकते हैं, ठीक है। मेरा जिस तरह से टॉपिक होगा मैं उसी तरह से सबको क्लियर करता जाऊंगा। क्लियर है जी। अर्थ के आधार पर हम सार्थक शब्दों को जान सकते हैं। अब अर्थ के आधार पर हमें क्या क्या जानना होता है। कुछ शब्द होते हैं एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है। कुछ शब्द अनेकार्थी होते हैं, अनेकार्थी, अनेकार्थी। और कुछ शब्द होते हैं समानार्थी, समानार्थी। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। कोई भी पेपर देने जाओ इनसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका समानार्थी शब्द क्या है। और इसका सबसे फेमस क्वेश्चन जो है अली, अली लिख के देता, यूपीपी में भी आया था ना ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे लिख के दे देगा और फिर ऑप्शन दे देगा कि इसमें इसका अर्थ क्या है। जितने भी शिफ्ट पेपर हुए हैं सब में समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द दिया था। एक क्वेश्चन यहां से आपका फेमस है, मतलब पक्का है कि आएगा ही आएगा अर्थ के आधार पर, ठीक है। आपको अनेकार्थी शब्दों को भी पढ़ना है, एक समानार्थी शब्दों को भी पढ़ना है। क्लियर। और जब इनको पढ़ लोगे तो एकार्थी शब्द अपने आप तो पता चल जाएगा कि जिसका एक कई अर्थ हो वो एकार्थी शब्द होंगे, और जिनका कई अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द होंगे, और जिनका अर्थ समान हो बस प्रयोग की जरूरत होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर है जी। उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन प्रयोग के आधार पर होता है। अगर आप उनको प्रयोग अलग अलग जगहों पर कर दोगे तो पिटा जाओगे, एक कई जगहों पर करोगे तब भी पिटा जाओगे। जो जिसका जहां है वही है कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं एक शब्द बता रहा हूं, आप देख लीजिए, गर्भिणी।
ठीक है, ये तत्सम है, इसका तद्भव शब्द है गाभिन। ठीक है, अब कोई भी पशु पक्षी के साथ आप यूज करो, लेकिन और हर जगह नहीं इसका यूज कर सकते। ठीक है जी, हर जगह यूज नहीं कर सकते, कहीं पर भी यूज कर दोगे पिटा जाओगे तुरंत, उसमें कोई दो राय नहीं। तो है तो अर्थ एक ही। मैं एक शब्द कहूं तू, खैर ये अलग चीज है, तू हर जगह नहीं हम यूज कर सकते है ना। अब तू और तुम दोनों का अर्थ हम प्रयोग के रूप में देखते हैं एक है, लेकिन जहां एक हो दो हो तो हर जगह हम तुम कहते हैं या आप कह देते हैं। उसका कारण है कि हर जगह सब शब्दों को प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी आप अगर व्याकरण के अनुसार हर जगह बोलोगे ना तो फिर भैया खतरा है। व्याकरण के आधार पर हर जगह नहीं बोला जा सकता कि हर जगह बोला जा सकता है कि भैया हम तो बहुत बड़े व्याकरणविद हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे तो फिर पागलों घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई अर्थ के आधार पर। ठीक, दूसरा शब्द हम किस आधार पर जानेंगे? देखिए, इतिहास के आधार पर। किसके आधार पर हम जानेंगे? इतिहास के आधार पर, या आप ऐसे भी कह सकते हो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है जी, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द को आप कैसे कैसे समझोगे? देखो, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लेकिन वर्तमान समय में हम एक 5वां भी उसके साथ पढ़ते हैं। तो पहले हम वो 4 देखें। देखिए, पहला हम जब पढ़ेंगे तो होगा तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। दूसरा जो होगा वो होगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। एक होता है देशज शब्द। देशज शब्द। और एक होता है विदेशज शब्द। और एक हो जाता है जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं को मिलाकर किसी शब्द का निर्माण कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? संकर शब्द। संकर शब्द। कौन सा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये भी रटने वाली चीज ही है। आपको तत्सम शब्द रटना पड़ेगा, तद्भव शब्द रटना पड़ेगा, देशज शब्द रटना पड़ेगा, विदेशज शब्द रटना पड़ेगा, संकर शब्द रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर एक आध बार जब मैं पढ़ाऊं तो उसको अपने दिमाग में एक कदम बैठा लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है जी, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से पेपर में प्रश्न ना आता हो। क्लियर? ये सब शब्द है, कुछ और नई चीज नहीं है। अगली चीज हम देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। शब्द को हम रचना के आधार पर देखेंगे। शब्द को हम किस आधार पर देखेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को हम किस आधार पर देखेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। वो 3 कौन कौन से होंगे? पहला होगा हमारा यौगिक शब्द, नहीं, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द दूसरा होगा यौगिक शब्द, और तीसरा होगा योग रूढ़। ठीक है जी, तीसरा क्या होगा? योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अगर एक भी बिंदी या पाई हटा दिया जाए तो अपना अर्थ खो देते हैं।
ठीक है, वो अपना अर्थ तुरंत खो देते हैं, तो ऐसे ही शब्द रूढ़ होते हैं। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट अभी बताऊंगा। और ये यौगिक शब्द जब दो या दो से मिलकर बने हो, अब इसी में देखो संधि आ जाता है। यौगिक शब्द ही होता है ना संधि। संधि क्या होता है? यौगिक शब्द होता है, इसी में आपको संधि पढ़ लेना है। योग रूढ़ आप कहोगे कि समास, ठीक है, समास में के कुछ भाग जो है इसमें समाहित हो जाते हैं, यानी सब कुछ हम संधि और समास फिर इसके बाद जस्ट तुरंत पढ़ेंगे। शब्द को क्लियर करेंगे, फिर संधि और समास हम जस्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। क्लियर है? चलिए अगला आधार हम देखेंगे शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर? शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर भी पहला होता है अभिधा। यह अभिधा शक्ति है, यानी कि वाचक। ठीक है, दूसरा लक्षणा, यानी कि लक्षक, और तीसरा व्यंजना, यानी कि व्यंजक। ठीक है, शब्द की शक्ति के आधार पर शब्द को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ये सब शब्द के बारे में बात हो रही है। ठीक है, शब्द शक्ति के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। क्लियर? अगला और अंतिम जो सबसे बड़ा है वो है रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द। रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द, रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द। अगर हम इस शब्द को बांटें तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। विकारी शब्द को अगर हम बांट दें तो ये 4 भागों में बंटता है। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया। ठीक है, एक क्या होता है? क्रिया। और अविकारी शब्द को अगर हम बांटे तो ये भी 4 भागों में होता है। क्रिया विशेषण, कहा जी? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और अगला होता है विस्मयाद बोधक। ठीक है, और अगर आपको मैं बांटना चाहूं तो अभी संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं, क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 3 आधार पर भेद देखा जाता है। समुच्चय बोधक को भी 3 आधार 4 आधार पर मतलब ये समझ लीजिए एकदम गहराई में डूबते हुए आप चले जाओगे। क्लियर? लेकिन अगर आप इतना जान गए तो मेरी गारंटी है कोई एक शब्द ऐसा नहीं होगा जिसकी आप धज्जियां ना उड़ा दो, कोई भी एक शब्द। ठीक है, जैसे मैं अब इसका एक उदाहरण देता हूं। आप भी कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज जो आसपास हो। चलिए ऐसा कौन चीज? अनार, अनार बात को तरह अनार ले लीजिए। अनार,
आम ले ली भैया, आम। सबसे पहले देखिए आम। आम की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले सार्थक और निरर्थक में बांटा था। तो पहली चीज तो आम सार्थक शब्द है। पहली चीज, एक एक पॉइंट को मैं समझते चलेंगे। ये कैसा शब्द है जी? सार्थक शब्द है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने इसको कहा, अभी जस्ट आप पीछे देख लीजिए जो भी मैंने बांटा है, सार्थक शब्द है। फिर मैंने कहा अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी ना, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी। तो आम एक अनेकार्थी शब्द है कि नहीं? है। आम कहते हैं अरे भैया हम आम आदमी हैं, आम लोग हैं, आम बच्चे हैं, मतलब लोकल, जिसका है कि नहीं? तो हाँ, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये अनेक अर्थ देते थे कि ना आए, अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक, आम दुई अर्थ है भैया, एक तो आम फल वाला, एक तो आम सामान्य वाला ना। क्लियर? अच्छा, फिर हम दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, तत्सम तद्भव ना। तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम तद्भव के इस तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज के आधार पर आम कैसा शब्द है? गलत जवाब, तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका आम्र होता है और आम्र से बना है आम, और आम तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है जी? तद्भव शब्द है। क्लियर? अच्छा, फिर हमने आम को आपको रचना के आधार पर एक चीज बताया, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और मैंने कहा कि रूढ़ का मतलब वो होता है कॉमन से एक मात्रा अगर हटा दिया जाए ना, तब वो अपना अर्थ खो देगा। एवं से कुछ भी हटा के देखो, तुरंत खो देगा ना। तो ये रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है जी? रूढ़ शब्द है। फिर हमने शब्द शक्ति के आधार पर बताया, अर्थ शक्ति के आधार पर ना, वाचक यानी कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वाचक का मतलब होता है जिसका नाम लेते ही तुरंत दिमाग में आ जाए, वो वाचक होता है। जिसका अर्थ कहने पर ही तुरंत समझ में आ जाए, कुछ सोचने की जरूरत न पड़े, वही तो वाचक कही जाता है। तो ये कहा है? वाचक है। ठीक है। और फिर अगर हम रूपांतर के आधार पर इसी शब्द की देखें तो आम एक संज्ञा है। ठीक है। सबसे पहले तो विकारी है, विकारी नहीं, विकारी है, विकारी है, और विकारी में ये संज्ञा है। देख रहे हो? कोई एक शब्द लेकर आप उसका जो है पोस्टमार्टम कर सकते हो, लेकिन कब? जब पूरा पढ़ोगे तब, और पूरा मैं कल से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है।